स्वागत है आप सभी का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में। और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस क्रम में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैल रही थी, उसके लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था, कौन कौन सी कठिनाइयां थी, यह भी हम लोगों ने देखा था। अब हम लोगों को यह पढ़ना है कि जो उदारवाद आया यानी रूढ़िवाद ने जैसे जैसे अपनी ताकत बढ़ानी शुरू करी, उन्होंने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की, वैसे वैसे ही उदारवाद और राष्ट्रवाद क्रांति से जुड़ता गया। उदारवादी भावना, राष्ट्रवादी भावना जो है वो क्रांति का रूप लेते गई। इसको हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो तक देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करते हैं, इसमें है कि क्रांतियों का युग 1830 से 1848 ईस्वी, यानी ये जो टाइम रहा है उसमें कई तरह की क्रांतियां हुई। इन्हीं क्रांतियों में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रथम विद्रोह 1830 की क्रांति, यानी फ्रांस की क्रांति, 1830 की क्रांति। इससे पहले यह है कि हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से यूरोपीय ताकतें वियना कांग्रेस के बाद जो है नेपोलियन द्वारा जीते गए प्रदेशों में फिर से निरंकुश शासन व्यवस्था ला रही थी। इससे जो है कई क्रांतिकारी वर्ग जो थे वो अपने संगठन बना रहे थे, गुप्त संगठनों के द्वारा लोगों में राष्ट्रीयता का संचार करने में लगे थे। तो जैसे जैसे उदारवादी जो है लोगों में राष्ट्रीयता का संचार कर रहे थे, जो रूढ़िवादी लोग थे उनको डर था कि उनकी शासन व्यवस्था जो है उनसे छीन नहीं जाए, इसलिए वे अपनी पूरी ताकत लगाए हुए थे। तो अपनी वे रूढ़िवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ताकत लगाए हुए थे। ठीक उसके विपरीत जो उदारवादी लोग थे वो अपने देश में एकता लाने, उनमें स्वतंत्रता की भावना लाने के लिए प्रयासरत थे। और इसी को उदारवादियों को या राष्ट्रवादियों को क्रांति से जोड़ करके देखा जाने लगा और रूढ़िवादियों के लिए ये कांटे बन करके उभरे। तभी तो आप लोगों ने कल पढ़ा था कि मेजनी को किसने कहा था, मेटरलिंक ने कहा था कि यह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। तो आइए आज की हम लोग वीडियो में देखते हैं कि जो प्रथम विद्रोह हुआ 1830 की क्रांति हुई, आखिर क्यों हुई, क्या हुआ और क्या इसके परिणाम निकले। तो आज का हमारा यही मेन टॉपिक है। तो 1830 की जो क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद वहां के जो निरंकुश शासक थे लुई फिलिप, उनको लोगों ने उतार फेंका और उसके स्थान पर, चूंकि लुई फिलिप जो थे वो रूढ़िवादी थे, जैसा कि आपको मालूम चला कि वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना हुई और बुर्बो राजवंश के जो राजा थे वो निरंकुश थे। तो चार्ल्स दशम जो थे बुर्बो वंश के थे, उनको लोगों ने हटा दिया। हटा क्या दिया, उनको भागना पड़ा। और ऐसी स्थिति में वहां के लोगों ने उनके चचेरे भाई लुई फिलिप को जो है शासक माना, क्योंकि लुई फिलिप जो थे उदारवादी थे, राष्ट्रवादी थे। इसलिए लोगों ने, यानी जो मध्यम वर्ग के लोग थे, उन लोगों ने लुई फिलिप को अपना राजा स्वीकार किया। क्यों हुआ ये क्रांति? इसके लिए बहुत सारे रीजन हैं, बहुत से कारण हैं। किसी भी क्रांति के बहुत सारे कारण होते हैं उसके शुरू होने के, तो इसके भी बहुत सारे कारण थे। आइए इन कारणों को देखते हैं। इनमें सबसे पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि। आप जानते हैं कि संसाधन जो होते हैं वो सीमित स्तर पर होते हैं, लेकिन उनकी जो पूर्ति होती है वो कभी बढ़ जाती है, घट जाती है। यानी जैसे जैसे जनसंख्या हमारी बढ़ती है उसकी मांग भी उसी रेशियो में बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ हालत ये थी कि जो अर्थव्यवस्था के ढांचे थे वो कमजोर पड़ रहे थे, क्योंकि रूढ़िवादी जो लोग होते थे वो किसी भी तरह के बदलाव को स्वीकार करने वाले नहीं थे, ये हम सभी जानते हैं। तो बदलाव न होगा, टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, औद्योगिकरण नहीं होगा, तो उत्पादन कहां से होगा? जनसंख्या तो बढ़नी ही है, जनसंख्या तो बढ़ती ही है।
तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या जो थी वो तेजी से बढ़ रही थी और उत्पादन के साधन जो थे उसको बढ़ाने के बारे में रूढ़िवादी शासक उसके पक्ष में नहीं थे। तो ये एक बड़ा कारण था जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि हुई तो क्या हुआ, इसके बहुत सारे असर होते हैं। जनसंख्या वृद्धि हुई तो शहरों की ओर लोगों ने पलायन करना शुरू किया। इससे पहले जो लोग हुआ करते थे वो खेतों में काम करते थे, कृषक लोग थे। इस क्रांति को कृषक क्रांति भी कहा जाता है, ध्यान रखने वाली बात है। तो इससे हुआ ये कि जब उनको रोजगार नहीं मिला गांव में, तो वो बड़ी संख्या में शहरों की ओर जाना शुरू कर दिए। जब शहरों की ओर गए तो वहां भी उनको रोजगार के अवसर अच्छी तरीके से नहीं मिल पाए। मतलब ये हुआ कि बेरोजगारी की जो समस्या थी वो जस की तस बनी रही। वे बेरोजगार गांव में भी रहे, शहर में गए तब भी रहे। अब इससे हुआ ये कि गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई, गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई और उस समय प्राकृतिक मार भी आई, फसल जो थी वो बर्बाद हो गई, फैक्ट्री जो थे वो बर्बाद हो गए। परिणाम ये हुआ कि पूरी तरीके से चार्ल्स दशम के शासनकाल में जनता जो थी वो दुखी थी और चार्ल्स दशम जो था वो किसी भी तरह का बदलाव नहीं चाहता था। और इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उसने जो है बदलाव नहीं करनी है, रूढ़िवाद को अपनाना है, इसी को ध्यान में रखते हुए उसने अपना प्रधानमंत्री बनाया प्लेगनिक को। किसको बनाया प्रधानमंत्री? प्लेगनिक को। चूंकि वो लोकतंत्र नहीं चाहता था इसलिए वो जो है प्रतिक्रियावादी जो है प्रधानमंत्री बनाया प्लेगनिक को। ये बहुत ही ज्यादा प्रतिक्रियावादी था। प्रतिक्रियावादी किसको बोलते हैं? क्रिया के विपरीत जो क्रिया हो वो प्रतिक्रिया है। जैसे रबड़ हम खींचते हैं, जितने ज्यादा खींचेंगे उतने ही जोर से चोट हमारे हाथ में लगेगी। तो यही प्रतिक्रिया है, यानी क्रिया के विपरीत जो क्रिया होती है वो प्रतिक्रिया है। तो क्रिया क्या हो रही थी? उदारवादी जो लोग थे वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था या राष्ट्रवाद जो है ला रहे थे और ये इसके बदले में उतनी ही तेजी ताकत से जो है रूढ़िवाद को लाना चाहते थे। तो प्रतिक्रियावादी थे। इन्होंने क्या किया कि लुई 18 के जो शासन काल में समान नागरिक संहिता थी, यानी सभी लोगों को समान नागरिक समझा जाता था, उसको इन्होंने खत्म कर दिया और उसके स्थान पर इन्होंने क्या लाया? उसके स्थान पर इन्होंने लाया शक्तिशाली अभिजात वर्ग की, यानी जो रूढ़िवादी व्यवस्था में था, निरंकुश शासन समय में था कि रूढ़िवादी जो लोग थे वो अभिजात वर्ग को ज्यादा ताकत देते थे, ज्यादा विशेष अधिकार देते थे और कृषक वर्ग को कोई अधिकार नहीं देते थे। तो इस चीज को इन्होंने जो है लाया और ला करके जो उदारवादी लोग थे उन लोगों का गला घोटने का प्रयास किया। परिणाम ये हुआ कि जो उदारवादी वर्ग के लोग थे उनमें बहुत ज्यादा असंतोष उत्पन्न हुआ। वे उदारवाद लाना चाहते थे जबकि उनके शासक जो थे वो शक्तिशाली अभिजात वर्ग की जो है स्थापना कर रहे थे। इससे उदारवादी जो लोग थे यानी मध्यम वर्ग के जो लोग थे, जो शिक्षित थे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कवि, लेखक थे, इन लोगों ने जो है बहुत ज्यादा विरोध करना शुरू किया। जब विरोध ज्यादा शुरू किया तो उसी तरीके की प्रतिक्रियाएं भी हुई। इसके लिए चार्ल्स दशम ने 4 अध्यादेश पारित किए और 4 अध्यादेश पारित करके उदारवादियों को जो है पकड़ने का काम किया, उनके गला जो है घोटने का प्रयास किया। इनमें क्या क्या थे? तो इनमें पहला चीज था कि प्रतिनिधि सभा जो थी उसको भंग कर दिया गया। आपको मालूम है कि प्रतिनिधियों की सभा होती थी और उसी में जो है निर्णय लिए जाते थे। तो प्रतिनिधियों की जो सभा थी उसको इन्होंने क्या किया? भंग कर दिया। अब जो है राजा, उसका प्रधानमंत्री जो भी चाहे निर्णय ले सकता था, ये काम किया गया। दूसरा काम किया गया कि प्रेस पर जो है सेंसरशिप लागू कर दी गई। आपको बार बार सेंसरशिप मिलता है, मतलब ये कि प्रेस जो है अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं छाप सकता था। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं छाप सकता था, मतलब राजा के खिलाफ नहीं छाप सकता था। नेक्स्ट है कि जो मताधिकार मिला हुआ था सभी लोगों को उसको सीमित कर दिया गया। जिनके पास संपत्ति होती थी और अभिजात वर्ग के जो लोग होते थे उन्हीं को वोट देने का अधिकार दिया गया और सभा की जो कार्यवाही होती थी उसको भी घटा दी गई। लंबे अंतराल तक होगा, लोग समस्याएं रखेंगे, चर्चाएं होंगी, उसको इन्होंने घटा दिया और घटा करके कम कर दिया। तो ये जो 4 अध्यादेश पारित किए गए इससे और ज्यादा असंतोष फैल गया। हमने बोला है कि किसी भी चीज को आप दबा करके ज्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं। परिणाम ये हुआ
कि इनमें और ज्यादा असंतोष की भावना आई। परिणाम यह हुआ कि वहां क्रांति शुरू हो गई, गृह युद्ध शुरू हो गया और उस क्रांति का नेतृत्व किया एक वयोवृद्ध व्यक्ति, नाम है लफायत। इन्होंने जो है क्रांति का नेतृत्व किया और क्रांति हुई। लोग जो थे सड़कों पे उतर आए और उन्होंने जो है चार्ल्स दशम के खिलाफ जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि विद्रोह की भयावता को देखते हुए चार्ल्स दशम जो है अपने 10 वर्षीय पोते, नाम है काउंट ऑफ चेम्बर्ड, काउंट ऑफ चेम्बर्ड को गद्दी दी और दे करके खुद इंग्लैंड भाग गए। परिणाम यह हुआ कि यहाँ के लोगों ने जो है उनके 10 वर्षीय पोते को भी स्वीकार नहीं किया और उनके स्थान पर उनके चचेरे भाई लुई फिलिप को गद्दी दी। लुई फिलिप जो थे उदारवादी और महत्वाकांक्षी शासक थे। इसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि उनके इस उदारवादी और महत्वाकांक्षी होने की वजह से क्यों एक बार फिर 1848 ईस्वी में क्रांति हुई। तो इस तरीके से लुई फिलिप जो थे उनको गद्दी दी गई और गद्दी देने के साथ ही फ्रांस में जो है बुर्बो राजवंश समाप्त हुआ और आर्लेन वंश को गद्दी मिली, जिसके शासक बने लुई फिलिप। इस क्रम में इस क्रांति के समय जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्लोगन आता है और वो स्लोगन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। आपको ये बतलाना है कि ये कथन किसका है। आप हमें कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद।